बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज दुनिया की नज़रें आलमी कैपिटल पर हैं तो वो इस्लामाबाद पे है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ऑल आइज़ ऑन इस्लामाबाद। तो वो शहर जो आज सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं है बल्कि आलमी जो पीस है उसके लिए एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका है। और तारीख गवाह कि जब भी जंग के बादल गहरे होते हैं तो दुनिया एक ऐसे सहारे की तलाश में होती है जो कि न्यूट्रल रहे, गैर जानिबदार हो और उसका असर भी बहुत ज़्यादा वो बाअसर एक ग्रो हो। तो आज पाकिस्तान ने साबित किया कि वो खित्ते में सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि अमन का बहुत बड़ा ज़ामिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। सो गुज़िश्ता रोज़ से जारी इस्लामाबाद टॉक्स में ईरान और अमेरिका के वफूद का आमने सामने बैठना, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये एक ऐसी कामयाबी है जिसका इतराफ़ अब शायद हमारा दुश्मन भी करने पर मजबूर हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने जिस भी तरह ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, उसने पाकिस्तान के इस बयानिए को जिला बख्शी कि हम तकसीम पर यकीन नहीं रखते, हम तकसीम नहीं बल्कि इत्तेहाद चाहते हैं, हम अमन पसंद हैं, हम दुनिया में भी और पाकिस्तान के लिए भी अमन चाहते हैं। पाकिस्तान का मस्बत किरदार, ये बहुत पॉजिटिव जो किरदार है और आलमी पजीराई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ्द और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से अलग अलग मुलाकातों में जिस खुलूस नीयत का इजहार किया, तो इसकी गूंज वाशिंगटन से तेहरान तक सुनाई दी, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ अमन के शराकतदार हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पाकिस्तान की इस सालिसी पर अब आलमी इदारे और सोशल मीडिया सारिफीन भी तारीफ़ें कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इवन पाकिस्तान के अंदर की बात बताऊं तो कुछ जो रिपोर्ट्स कहती हैं, कुछ सर्वेज कहते हैं कि 71% सारिफीन ने पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा है। और सरप्राइजिंगली वो भारतीय अवाम जो कल तक प्रोपेगेंडे का शिकार थी, आज अपनी हुकूमत से सवाल करिए, चलें वो पाकिस्तान के किरदार को अगर ना भी सराहे, लेकिन वो इस पोजीशन में ज़रूर आ चुके हैं जहाँ पे उनको अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि भारत इस बड़े सिफारती मंजरनामे में जब इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उसमें पूरे जो मंजरनामा है उसमें भारत कहाँ पे है, भारत गायब क्यों है। अमरीकी सिफारतकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जेडी वैंस पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं और भारतीय मीडिया को स्कूल के बच्चों की तरह बर्ताव बंद कर देना चाहिए। तो मुज़ाकरात का जो एजेंडा है, जो चैलेंजेस हैं, उस पर भी कुछ बात करें तो इस्लामाबाद में मेज़ पर 2 बड़े मंसूबे हैं। ईरान का ये 10 नुकाती फ्रेमवर्क है, दूसरी तरफ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो 15 नुकाती ये मंसूबा, चाहे वो एटमी प्रोग्राम हो, पाबंदियों का खात्मा हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सलामती हो, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो, पाकिस्तान ने इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां पे दोनों फरीक अपनी शिकायत के बावजूद बात करने पर आमादा हुए। बिकॉज ये जब जंग शुरू हुई थी तो खुदा न ख्वास्ता और अल्लाह ताला माफ़ करे, इतने बुरे हालात है जहां पे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये 2 ग्रोह वापस अब टेबल पे आएंगे। और जो मैक्सिमल पोजीशंस दोनों अतराफ से ली गई थी उनमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये अब होने जा रहा है, बट पाकिस्तान डिड इट, पाकिस्तान मेड इट हैपन, और दैट्स ह्यूज। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जहाँ पे चीन ने इस मौके पर ईरान के लिए दिफाई ताउन की खबरों के जरिए अपना वज़न जो है वो तेहरान के पलड़े में डाला है, वहीं वाशिंगटन में भी ये एहसास पैदा हो चुका है कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को की जाने वाली आज की मैं एक सख्त कॉल की भी बात करूंगी प्रोग्राम में आगे जाके, और वो इस बात का इशारा है कि अब जंग बंद करो का मुतालबा आलमी सतह पर जोर पकड़ चुका है। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस पोजीशन में आ चुके हैं जहाँ पे उनको नेतन्याहू को डायरेक्टली कहना पड़ रहा है कि भाई टोन डाउन कर लें आप, और आपको जो लेबनान में खासतौर पर इस वक्त हमले जारी हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि वो सीज फायर को स्पॉइल कर सकते हैं। और वो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इजराइल एज अ स्पॉइलर एक्ट करने की इसमें कोशिश करेगा। अब ये तमाम मामला इन पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें सबसे पहले जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, आज की जो पूरा दिन की इस्लामाबाद की एक्टिविटी रही, जो डेवलपमेंट्स हुई थ्रू आउट द डे, योर शॉर्ट कमेंट ऑन दैट, फिर उसके बाद हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ये बड़ी सबसे पहले तो खुशैन बात है कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात पे राजी हुए हैं और दोनों फरीकैन जो हैं वो इस्लामाबाद आ गए हैं, और पाकिस्तान के साथ भी उनकी बायलैटरल मुलाकातें हुई हैं और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ प्री कंडीशन ईरान ने लगाई थी कि हमारे कतर में जो असासे मुंजमद हैं 5-6 बिलियन डॉलर के वो रिलीज़ किए जाएं और लेबनान में अग्रेशन बंद की जाए, फिर हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आराम से बैठेंगे। तो ये काफ़ी हद तक ये
शर्तें पूरी कर दी गई हैं उनकी, और अब हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अमेरिका का इंटरेस्ट भी यही है कि यहाँ अमन कायम हो जाए। बस वो उनका जो बॉटम लाइन है या उनका मेजर डिमांड ये है कि न्यूक्लियर बम ना बनाएं, और दूसरा ये है कि हुर्मुज़ को पहले की तरह ये खोल दें जिसमें आज़ादी के साथ लोग जहाज़रानी कर सकें। और ईरान का मकसद ये है कि वो अपना कोई उस पर गुजरगाह पे कोई टैक्स लगाना चाहता है अपना, वो कहता है मेरा जो नुकसान हुआ मैं आस्ते आस्ते इससे पूरा करूंगा। तो उनकी भी ये शर्तें हैं, लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कोई इससे अच्छा नतीजे निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। सर, सबसे पहले मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बात कर लेते हैं। सर, पिछले कई सालों से तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जब वो आलमी मंजरनामे पर तनहा हो चुका है और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की खासतौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज अमेरिका और ईरान जैसे हरीफों का इस्लामाबाद में बैठना, क्या सर ये बात साबित कर देता है कि खित्ते में पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसको नजरअंदाज करना नामुमकिन था, और अब तो बिल्कुल ही वो बहुत ही ज्यादा नामुमकिन से भी ऊपर की अगर कोई चीज है तो वो बन चुका है? देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान की तो कोशिश हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान को लेट डाउन करे हर फोरम के ऊपर, और उसके मुखालिफ जो है वो काम करे और पाकिस्तान को आइसोलेट करे, डिप्लोमेटिकली एम्बेरस करे, लेकिन पूरी तरह कभी भी नहीं कर सका। चाइना से हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक रहे हैं, रूस के साथ ताल्लुक बड़ी ताकत से ठीक रहे हैं, और बाकी मुल्कों के साथ बायलैटरल ताल्लुकात सऊदी अरब दूसरों के साथ हमारे ठीक हैं। लेकिन इस वक्त जो है इंडिया को बहुत सुबकी हुई है, क्योंकि वो टोटल इस प्रोसेस के अंदर वो है वो साइड लाइन हो गया है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो जंग शुरू हुई है उससे 2-3 दिन पहले वो गया वहां पर नेतन्याहू के पास, जो इतना बड़ा कातिल और है अपना, और उसने इतने जुल्म किए हुए हैं, उसके साथ मिलकर बोल रहा है कि हम आपके साथी हैं, अमेरिका के साथी हैं। तो जाहिर जब उसने ये कहा है तो डिप्लोमेटिकली और दुनिया में ये बात तो पसंद नहीं की गई कि उनके साथ वो ऐसे मायदे तो उनके हैं और बहुत क्लोज कोऑपरेशन सिक्योरिटी के सब कुछ है, लेकिन वहाँ उस वक्त जाना और ये बातें कहना ये दुनिया ने पसंद नहीं किया। तो इसलिए वो थोड़ा आइसोलेटेड है। फिर उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए तो उसके ऊपर भी जो है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी दुनिया की, उसने इस चीज को नापसंद किया कि ये बहुत गिरी हुई बात उन्होंने की है। बेशक, और उसको बहुत तकलीफ है कि इतना इम्पोर्टेंट काम के दो मुल्क जो इतनी जबरदस्त जंग कर रहे थे और बहुत बड़ा नुकसान होता, वो जंग बंद करा के उनको मज़ाकरी मेज पर लाना इस्लामाबाद में, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। तो जिसकी वजह से वो काफी परेशान है, उनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब लोग। बिल्कुल ऐसी है सर, ये तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जाहिर है जहां पे इस्लामाबाद टॉक्स की पूरी दुनिया के अंदर गूंज है, वहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ तो पाकिस्तान के दुश्मनों को ही होगी, और उसकी जो आवाज है वो सबसे ज्यादा हमें हमारे पड़ोस से नजर आ रही है। सर, दूसरी तरफ अगर मैं लेबनान का रुख करूं तो अभी मैं बिल्कुल राइट नाउ आई वाज रीडिंग ये जो अल जजीरा की कुछ खबरें, उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को एक फोन कॉल किया और उनको कहा है कि भाई आप जरा टोन डाउन कर जाएं, आप अपने आप को जरा धीमे होले हाथों रखें, आपको लेबनान को डील में शामिल करने का कहा, और कहा कि हमले जो उनमें कमी होनी चाहिए। तो क्या इजराइल वाकई बैकफुट पर जाएगा या ये सिर्फ आर्जी जंग बंदी का एक स्ट्रेटेजिक वक्फा होगा? देखिए, इजराइल इज ए स्पॉइलर। उसको लड़ाई झगड़े का बहुत शौक है। उसको गरीब मुल्कों पर, कमजोर मुल्कों पर हमला करके उनको तहस नहस करना, उनके इलाकों में कब्जा करके अपनी आबादियां बनाना, अपने बॉर्डर और अपने एरिया को बढ़ाना, ये उसका मद्देनजर हमेशा से रहा है, और वो अमेरिका की बात भी इस पे नहीं सुनता। जी हाँ। अब जब ये ईरान ने कहा कि ये लेबनान में भी जंग बंद होनी चाहिए, उसके बाद ये हमारी शर्त है, हम मुज़ाकरात पे बैठेंगे, तो ये जो ट्रंप साहब का बयान आया है कि स्केल डाउन, हाथ हौला रखो, दिस इज नॉट इनफ। यू शुड स्टॉप ऑल एग्रेशन, स्टॉप ऑल अटैक्स, बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज यहाँ पीस टॉक्स कर रहे हैं इनके साथ। तो ये उसको कहना चाहिए था। अच्छा सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जंग में कूदे वो इजराइल की ब्लैकमेलिंग बजाहिर उसी के नतीजे में ये सब हुआ। तो अब क्या अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में है जहां पे नेतन्याहू या इजराइल या टेल अवीव को ये कह सकें कि आपको फौरी तौर पर ये बंद करना पड़ेगा, और इजराइल उनकी बात मान लेगा, नेतन्याहू उनकी बात मान लेगा? देखिए, उनकी ज्यादा ताकत जो है ना इजराइल की, वो अमेरिका की बैकिंग की वजह से है। उनको मेरे ख्याल में $18 बिलियन तो इमदाद देता है कैश में अमेरिका हर साल। दूसरा, तमाम उनके हथियार जो हैं वो अमेरिका सप्लाई करता है,
और इनकी जितने ट्रेनिंग है पायलट्स की दूसरी तीसरी अमेरिका की एकेडमी में होती फ्री होती होगी, तो उनका बच्चा है तो वो उसकी बहुत ख्याल करता है। लेकिन ये इजराइल जो है ये कभी कभी अमेरिका की बात भी नहीं सुनता। अमेरिका कहता भी है कि ये काम बंद कर दो, वेस्ट बैंक पे हमले ना करो, वहां अपनी आबादियां ना बनाओ, तो लेकिन सुनता नहीं है बास दफा वो। तो वो बेलगाम बच्चा बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, उसको काबू करना बहुत जरूरी है। वो खाली मेरे ख्याल में ताकत की जबान समझता है। कोई ना यूनाइटेड नेशंस को मानता है, ना इंटरनेशनल कोर्ट को मानता है, ना किसी कानून को मानता है, ना उसमें कोई अखलाकी खूबियां नजर आती हैं। तो ये है, अमेरिका को लगाम डालना बहुत जरूरी है। अमेरिका अपने आप को तबाह कर लेगा इजराइल की वजह से। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए, ये मामला भी हमने डिस्कस कर लिया। सर, इसमें अगर मुझे आप शॉर्टली ये भी आंसर करना चाहें कि जो लेबनान का मामला है, फिर वो आपको थमता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें कोई वो थम जाएगा मामला, क्योंकि उसके बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, जो लगता है अभी तक की जो सिचुएशन है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेबनान में इन्होंने जो बहुत जबरदस्त बमबारी करते थे उसको बंद किया हुआ है इजराइल ने। लेकिन कुछ किया है, आज एक क्रिश्चियन आबादी के ऊपर हमला किया है जहाँ पे बिल्डिंगें तबाह की हैं इस इलाके की, तो वो काफी स्केल डाउन। लेकिन मेरे ख्याल में उसकी वजह से जो है ना ये मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार नहीं होंगे। ईरान ऐसी शर्त लगाएगा कि पहले बिल्कुल आखिरी सिपाही वहां से निकल जाए और वहाँ बिल्कुल बंद हो जाए। काफी स्केल डाउन हो गया। जो बहुत बड़ा कैंपेन चलाई हुई थी वो इजराइल ने वो काफी हद तक बंद कर दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है छोटा मोटा कर भी रहा है इस वक्त, उसकी वजह से मुज़ाकरात में तातुल नहीं आएगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया। सर, अमरीकी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो आज हमने देखी, हम सर्टेन कि आपने भी देखी होंगी। सर, उनके मुताबिक चीन ईरान को कोई नया फिजाई दिफाई निज़ाम दे रहा है। तो क्या ये बीजिंग की तरफ से ये जो मैसेजिंग है, हम इसको किस तरह से आप रीड करते हैं? इस वक्त इस्लामाबाद में मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके पीछे जहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या ये खामोश ताकत के तौर पर चीन एक्ट कर रहा है इस वक्त ईरान का हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि जो प्रेशर है वो पाइल अप हो, वो बिल्ड अप हो अमेरिका के लिए, और मुज़ाकरात ऑफ कोर्स वो ईरान के फेवर में जाएं बड़ी हद तक? देखिए, हर मुल्क को हक है ये कि अपने डिफेंस के लिए वो तमाम तैयारियां करे। और ईरान पर तो कुछ अर्से पहले भी हमला हुआ था, इस दफा बहुत बड़ा हमला हुआ है, उनको सैंक्शंस लगी हुई हैं बहुत अरसे से। तो इस वक्त जो है अगर वो अमेरिका कहते हैं हमने इनकी हर चीज हथियार तबाह कर दिए हैं, इनके एयर डिफेंस की चीजें तबाह कर दी हैं, तो जाहिर है वो चाहेंगे कि दोबारा से एयर डिफेंस वगैरह की चीजें जो है वो हासिल की जाए कहीं से भी। ये तो आम बात है, कोई मुल्क भी ऐसा करेगा, कोई आदमी भी ऐसा करेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर चीन उनका हाथ, वो चीन से मुज़ाकरात करके वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, तो उसके ऊपर तो किसी को उनको मना नहीं कर सकता। जी हाँ। फिर वो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी की बात है वो सेंसिटिव मसला है। बाकी कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर तो किसी को इतराज होना नहीं चाहिए। होगा भी तो उसको रद्द कर देना चाहिए ईरान को, और अपने आप को दोबारा से इक्विप करना चाहिए। लेकिन सर, इसमें जो चाइना की तरफ से कोई मैसेजिंग है इसमें? मैंने ये मेरा मकसद था कि मतलब ये अंडरस्टैंड कर सकें कि चाइना इस वक्त क्या मैसेज देना चाहता है। नहीं, देखिए, चाइना का तो ये है कि चाइना पाकिस्तान की भी मिलिट्री तौर पर हमारी बहुत कोऑपरेशन है उनके साथ, टैंक प्रोडक्शन में, हवाई जहाज के प्रोडक्शन में, और हमारे साथ उनका स्ट्रेटेजिक माहिदा है। इस तरह चाइना एक बढ़ती हुई सुपर पावर है, और वो अपने, अगर उसके भी हथियार बिकते हैं जो मुल्कों को चाहिए जिनको, तो वो चाइना विल डू दैट। अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा उसका, और वो अपना जो उसका हथियार ले रहा है उसका डिफेंस भी मजबूत होगा। ठीक हो गया। सर, अमेरिका ईरान से समुद्री गुजरगाहों की जमानत मांग रहा है। दिफाई लिहाज से ईरान के पास इस वक्त कितना लिवरेज नजर आता है आपको? आपको लगता है कि इतना स्पेस मौजूद है उनके पास कि वो वॉशिंगटन को अपनी शराइत मनवाने पर मजबूर कर सके ईरान जो है? देखिए, फिजिकली ईरान और ओमान इस पोजीशन में है कि वो गुजरगाह को जो है बंद भी कर सकते हैं या उसको महदूद भी कर सकते हैं। और अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी ये हमारे इलाके में, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, ये अपना हुर्मुज़, हम इसमें सबको गुजरने देंगे। इस वक्त तो उन्होंने कहा हुआ कि जो लोग हमारे, जिन्होंने खिलाफ जंग की है या हमारे खिलाफ जंग में शामिल हुए, इनके जहाज़ों को गुजरने नहीं देंगे, बाकी सबको इजाजत है। लेकिन वो उनसे टोल टैक्स ले रहा है। तो आई थिंक ये टोल टैक्स ये और ओमान मिलकर कुछ लेंगे,
اور ایران کہتا ہے کہ جب میرا بے انتہا نقصان ہوا ہے تو میں کچھ نہ کچھ اس طریقے سے پورا کروں گا. وہ گزرگاہ کھلی ہوگی, اس پہ جہاز سب کے آس سکیں گے, ان کو کوئی تھوڑا ٹول ٹیکس دینا ہوگا جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. آئی تھنک امریکہ کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جو آج رپورٹنگ ہوئی ہے ابھی تک, جو مذاکرات وغیرہ جب ہو رہے تھے, جو پہلا راؤنڈ تھا, اسے متعلق یہ رپورٹ ہوا کہ بھائی پہلے تو کچھ پروگریس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ ڈیلیگیشنز مختلف رومز میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کا جو نمائندگان ہیں, ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وہ میسیجنگ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی دونوں فریقین کے درمیان. پھر ایک شفٹ دیکھنے کو ملا جس میں یہ رپورٹ ہوا کہ غالباً پاسبل کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بیسک کنڈیشنز کے اوپر, جیسے لیبنان پہ اٹیک وغیرہ وہ رکنا چاہیے, یا جو سیز فائر اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ ڈائریکٹ نیگوشیشنز ہو گئے دونوں فریقین کے درمیان. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک جو تھا وہ اتنا انڈرسٹینڈیبل تھا یا اگریبل تھا کہ دونوں فریقین جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈائیلاگ پہ آئے, یا اس کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی بہتر انفارمیشن ہے تو پلیز. جی دیکھیے, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ جو سیکرٹ ہیں وہ جو مذاکرات اندر چل رہے ہیں, اور اس پر کوئی اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے جس میں پکی ہمیں کوئی خبر حاصل نہ ہو. لیکن ایک بات ہے جی کہ ایران نے پہلے مذاکرات کیے نیوکلیئر کے اوپر, جو طے پایا تھا کلنٹن کے زمانے میں, ٹریٹی طے پائی تھی نیوکلیئر کی, وہ پرولونگ تھے. اور تجربہ یہ ہے دنیا کے, جب اس قسم کی جنگیں دو ملکوں میں ہوتی ہیں تو بہت پیچیدہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو ہیں کھڑے ہوئے. تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک سٹنگ میں یا ایک دن میں ان معاملوں کو حل کر لیا جائے. کچھ معاملے حل ہو جاتے ہیں, کچھ معاملے اٹک جاتے ہیں, اس کے اوپر پھر ڈائلاگ آگے چلتا ہے. پھر اس میں جو میڈیٹر ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان کو سمجھاتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, اپنے ملکوں سے وہ فردر انسٹرکشن لیتے ہیں, کچھ کنسیشن دیتے ہیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر کہ جو مذاکرات ہوتے ظاہر ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پہلا راؤنڈ تھا تو اس میں بیسک گراؤنڈز جو ہیں شاید وہ رپورٹ ہوا ابھی تک کہ وہ ڈسکس ہوئے, جس پہ کہیں نہ کہیں پہ دونوں فریقین رضامند بھی تھے. اور شاید یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا بھی گیا کہ لیبنان کے اوپر ذرا ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا اسرائیل کو. سر بھارتی میڈیا کا بھی رخ کر لیتے ہیں اور ان کے اینکرز کا بھی رخ کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت سخت مایوسی کا شکار ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور جبکہ عالمی ماہرین کی اگر میں بات کروں وہ براہ راست پروگرامز میں پاکستان کو کریڈٹ دے رہے ہیں. تو کیا بھارت اپنی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی میں خود تنہا ہو چکا ہے اور اتنا irrelevant ہو چکا ہے کہ جہاں پہ اس کو ابھی ایز اے اسپوائلر ایکٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اینڈ would it make any difference? I don't think so though. جی افسوسناک بات ہے, ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہمارے ہر وقت خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے اور بعض دفعہ اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, اس کو جو ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے انٹرنیشنل فیلڈ میں. اس وقت بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ چونکہ ٹوٹل سائڈ لینڈ ہے, دیکھیے اس خطے میں جنگ ہو رہی ہے جس سے بھارت بھی افیکٹڈ ہے. اس کی ایل پی جی ایل این جی اور اس کے جو پیٹرول کا جو ہے مسئلہ وہ بڑا گمبھیر ہے ہندوستان میں, وہ سفر کر رہا ہے. لیکن وہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بیان دیتا رہتا ہے. ان کے اینکرز بھی بہت کوئی کوئی کینے سے بھرے ہوئے ہیں. جو پاکستان کے ساتھ مارکا لاسٹ ٹائم ہوا تھا, اتنے بدتمیز اینکر ہیں کہ آئی ریفیوز کہ میں نے کہا میں آپ کے اس پروگرام میں سے کوئٹ کرتا ہوں, میں شریک نہیں ہوتا ہوں. تو آپ جو ہے بکواس کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے. تو لیکن ان کو کافی عقل آئی ہے, مطلب کہ یہ اس کے بعد کے پاکستان جب نے یہ ڈپلومیٹک وکٹری حاصل کی ہے اس سے سب بہت شیک ہوئے ہیں. وہ آئی ہوپ دے لرن دی لیسن. لیکن میری تو ہے ہندوستان کو سمجھنا چاہیے مودی صاحب کے آنے کے بعد تعلقات بہت کشیدہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے ویزا کی بھی ریسٹرکشن کم تھی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی تھا, ٹریڈ بھی تھا, تو سب ختم ہے. تو انڈیا اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مل کے ڈائلاگ کریں, اپنے مسئلے حل کریں, اپنی بارڈرز کو کھولیں, اپنے عوام کو سکھ پہنچائیں, ایک دوسرے گریبان چھوڑ دیں. ابھی پر سر وہ مسئلہ ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مودی صاحب کی جو پالیٹکس ہیں وہ چلتی ہندوازم کارڈ کے اوپر ہیں. انہوں نے انٹائر پاکستان نیریٹو کے اوپر ہی یہ ووٹ خریدا یا حاصل کیا, تو وہ پھر اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا ممکن. بھائی آپ ہندوازم جو ہے وہ کیے رکھے, لیکن آپ سعودی عرب سے بھی تعلقات ہندوستان بڑھاتا ہے اور گلف کنٹریز سے بھی بڑھاتا ہے, اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی بڑھاتا ہے. تو وہ بھی اسلامی ملک ہیں تو ہم بھی اسلامی ملک ہیں, تو کیا کر رہے ہیں بھائی اسلام کی وجہ. یہ تو نہیں ہے کہ آپس کے دو پڑوسی جو ہے وہ آپس میں بات چیت ہی نہ کریں اور دشمنی رکھیں خواہ مخواہ کی.
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। ईरान का 10 नुकाती मंसूबा है। आज बल्कि मैंने कुछ देर पहले खबर देखी थी, पहले ये रिपोर्ट हुआ कि भाई जो मुंजमद असासे हैं बैरून मुल्क ईरान के वो खोल दिए गए, फिर उसकी वाइट हाउस की तरफ से तरदीद आई। बहरहाल ईरान का ये 10 नुकाती मंसूबा है, दूसरी तरफ अमरीका का 15 नुकाती एजेंडा मेज़ पर है। तो सर सिफारती सतह पर क्या ये मुमकिन होगा कि जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो गई, मिसाइल प्रोग्राम या दीगर जो पाबंदियाँ हैं, सैंक्शंस वगैरह, ये थोड़े बड़े मसाइल हैं, इन पर सिर्फ 2 हफ्तों की जो सीज़ फायर है उसके दौरान कोई ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है सर आपको? सबसे पहले इन पॉइंट्स पे चलें, बेसिक तो हमने डिस्कस किया। देखिए, सबसे बड़ी डिमांड जो अमेरिका की बेसिक है ना, वो न्यूक्लियर का है कि आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं। जो माहिदा क्लिंटन ने किया था बड़ी अरकरेजी के बाद, बहुत लंबे मुज़ाकरात के बाद, उसमें ईरान के ऊपर बड़ी सख्त शर्तें रखी गई थी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो इंस्पेक्टर्स हैं वो मौजूद रहेंगे, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस होंगी और उनको 3-4% से ऊपर जो है वो एनरिच नहीं करेंगे। वो ट्रम्प साहब ने मायदा खत्म कर दिया। जब मायदा खत्म किया तो इसका मतलब ईरान ने कि हम तो आज़ाद है, जो मर्जी करें। फिर सुना है उन्होंने कुछ जो अपनी है यूरेनियम उसको 60% वेपन ग्रेड पर ले गए हैं, 200 किलोग्राम बना लिया है, जिसके लिए वो इस्फहान में सुना ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उनके जहाज अमेरिकनों के तबाह हुए हैं, कामयाबी इनको नहीं मिली। तो एक तो मेजर मसला ये होगा। इसका आसान मसला ये है कि जो ट्रीटी तय पाई थी क्लिंटन के जमाने में, जी सर, उस पे शायद ईरान एग्री कर जाए, उसको दोबारा लागू कर दो कि भाई आप पीसफुल पर्पजेस के लिए न्यूक्लियर अपना करते रहें, बट वेपन ग्रेड ना करें। तो उनकी बहुत बड़ी जो अमेरिकी और इजराइल की परेशानी है वो सबसे बड़ी है, वो दूर हो जाएगी। बाकी रही बात, वो कहते हैं मिसाइल की रेंज जो है अपनी लिमिट करो, वो मेरे ख्याल में ईरान नहीं मानेगा, वो तजुर्बात करता रहेगा खामोशी से, वैसे भी उसके ऊपर। और दूसरा उनके जो बेसिक डिमांड है वो ये है कि आपने हुर्मस को खोल दिया जाए पहले की तरह। तो अमेरिका की बेसिक ये 2 डिमांडें हैं। लेकिन इनकी विश लिस्ट बहुत बड़ी है ईरान की। वो कहते हैं कि आपने 47 साल में हम पे जो सैंक्शन लगाई रखी उनको खत्म करो। हमारे असासे जो मुंजमद हैं, सुना अमेरिका में भी है, लेकिन कतर के तो सुना था कि वो कतर ने रिलीज कर दिए, कतरी बैंक ने। ठीक है, तो कुछ शर्तें मान दी गई हैं, तो कोई ना कोई पेशरफ थोड़ी मुज़ाकरात में, और आगे इसको कोई बेहतर इंशाल्लाह कोई चीजें होंगी, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह सर। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ने जितना अहम किरदार और जितना खूबसूरत अंदाज में ये किरदार अदा किया, वी होप्स हो कि इसको आगे लेके बढ़ा जाएगा और पाकिस्तान को ये कामयाबी, बल्कि पूरी दुनिया को मैं ये कहूँगी कि कामयाबी हासिल होगी। पाकिस्तान ने उसको लीड किया। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपको मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मोइनुद्दीन हैदर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। इस वक्त आपको डायरेक्टली मैं लेके चलूंगी बराह रास्त मीडिया सेल। इस्लामाबाद टॉक्स का जो मीडिया सेल है उस पर पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद है और हमें सबसे पहले एम न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं असगर चौधरी साहब, वो वहीं पे मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। असगर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन माई शो। सर, क्या हालात हैं इस वक्त, क्या क्या देखा, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई अभी तक? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं और इस्लामाबाद ने जो अमन का बेड़ा उठाया है, उसकी आज की जो अपडेट्स ये हैं कि जब ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा तो वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब उन्हें रिसीव करने के लिए गए। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक साहब वहाँ पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद इसी तरीके से जब अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा तो उसका भी इसी तरीके से पुरतपाक अंदाज में उनका खैर मकदम किया गया, उन्हें वेलकम किया गया। उसके बाद जो दोनों ममालिक के ये जो वफूद थे उनसे आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मुलाकात भी हुई है, अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। और अभी तक चूँकि ऑफिशली तो हमारे पास कोई इतलात नहीं है, लेकिन जो ज़राए हैं, जो सफारती ज़राए ये हैं कि 2 तरफ़ा मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तान और ईरानी वफ़द की मुलाकातें हुई हैं, अमेरिकन और
پاکستانی وفد کی حکام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو باضابطہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، بیٹھک ہوئی ہے۔ اور ساتھ آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ یہ بھی کرتے چلیں کہ چونکہ 15 پوائنٹ جو تھے وہ امریکہ کے تھے، 10 نکات جو ہے وہ ایران کے تھے۔ تو جو سفارتی حلقے یہاں پر بتا رہے ہیں، یا جس سے ہماری بالخصوص اگر غیر ملکی صحافیوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ بڑے پر امید ہیں کہ یہاں سے اچھی خبر جائے گی، اور جو عارضی جنگ بندی ہوگی وہ یقیناً ایک مستقل جنگ بندی میں وہ تبدیل ہوگی۔ ساتھ اگر ہم آپ کو یہاں پر میڈیا سینٹر کا تھوڑا سا اگر ماحول بھی بتا دیں، تو وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے یہ میڈیا سینٹر یہاں پر جناح کنونشن سینٹر کے اندر بنایا گیا ہے، اسٹیٹ آف آرٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا تو ایس سی او کانفرنس کے موقع پر ہم نے دیکھا تھا، بہت اچھی کاوش تھی، لیکن وہ اس وقت پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں تھا، لیکن اس مرتبہ جو یہاں پر جناح کنونشن سینٹر میں بنایا گیا ہے، ہر طرح کی یہاں پر سہولت موجود ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے، اور جو پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کی ٹی وی سکرینوں کے اوپر دکھایا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے حکام جو ہیں وہ مسلسل یہاں پر موجود ہیں، فارن آفس کے حکام یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ چاہے وہ نیشنل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو، وہ پل پر کی اپنی جو خبریں ہیں اپنے دفاتر تک پہنچانے میں انہیں کسی قسم کی کوئی یہاں پر مشکل درپیش نہ ہو۔ الگ الگ انہوں نے میڈیا اسٹوڈیو بنائے ہوئے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے نام سے، اور یہاں پر صحافی ایک دوسرے سے ایکسچینج بھی کر رہے ہیں، پروگرامز بھی کر رہے ہیں۔ دفاعی جو سب سے اچھی بات یہاں پر تھی کہ خارجہ امور کے، بین الاقوامی امور کے، اور ساتھ دفاعی امور کے جو ماہرین تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، ان سے بھی یہاں پر گفتگو کا سلسلہ جا رہا۔ تو مجموعی طور پر اسلام آباد سے آج بڑی اچھی اور پازیٹیو خبریں جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں جا رہی ہیں، اور پوری دنیا یہ بھی منتظر ہے کہ آج اسلام آباد سے کیا اعلان ہوتا ہے، کیا اعلامیہ آتا ہے، اور جو بیٹھک ہوئی ہے یہاں پر اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے۔ یقیناً جو خطے کی صورتحال ہے، اور یہ جو 38 روزہ ایک طویل جنگ تھی، اس سے پیدا ہونے والا جو توانائی بحران تھا، اس نے پوری دنیا کی معیشتوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے، جتنی بھی اسٹاک مارکیٹس تھیں وہ گر رہی تھیں۔ اور پھر یہ جب پاکستانی کاوش 7 جو اپریل ہے، 7 اپریل بڑا امپورٹنٹ دن تھا، جب پاکستان کی کاوش سے یہ عارضی جنگ بندی، اور آج جتنا بھی یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے یا مبصرین موجود ہیں، تجزیہ کار موجود ہیں، وہ اس کاوش کو سراہ رہے ہیں کہ پاکستان نے دنیا کو ایک ہولناک جنگ میں جانے سے بچایا ہے، اور دونوں طاقتوں کے درمیان، وہ امریکہ یا ایران ہو، انہیں ان جنگ کی ان تباہ کاریوں سے بچایا ہے جس نے پورے کم از کم یہ جو جنوبی ایشیا ہے، اس خطے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ اب جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ابھی ہم کوئی اپنی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، چونکہ انتہائی یہ اہم اور اساس نوعیت کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے اس حوالے سے جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی بریفنگ دینی ہے، وہ دفتر خارجہ نے دینی ہے، یا پھر جو اعلامیہ جاری ہوگا اس کو ہم رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد کا مجموعی طور پر آج اگر دیکھیں تو اسلام آباد کا موسم بھی بہت اچھا تھا، اور ماحول بھی بہت اچھا تھا، اور بالخصوص پوری دنیا میں جو اسلام آباد کا جو پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، اس سے پاکستانی شہری بھی بہت خوش اور بڑے پر امید ہیں۔ اور یہاں پر موجود جتنے مبصرین وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین ایونٹ ہے۔ اس سے قبل پاکستانی تاریخ میں کیا، دنیا کے جو اگر بالخصوص ہم جنوبی ایشیا کے ممالک میں کی بات کریں تو وہاں پر اس طرح کی ایسی موومنٹ کبھی بھی کوئی نہیں ہوئی کہ ایک سپر جو طاقت ہے اس کی مذاکرات کی میزبانی کا شرف جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جو ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں، جو ڈیلیگیشن جب آئے اسلام آباد آئے تو ان کی باڈی لینگویج سے بھی بڑی پازیٹیو ان کی باڈی لینگویج تھی، اور یقیناً اس سے یہ ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ اسلام آباد سے اچھی خبر آئے گی، اور دنیا کو اچھی خبر اسلام آباد سے ملے گی۔
जी। ठीक है असगर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए और इतने अच्छे अंदाज में तमाम तर मामलात से हमें जो है वो आगाह करने के लिए। असगर साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी में मुझे इस वक्त ज्वाइन करेंगी मीडिया सेल से ही किरण खान, वो भी रिपोर्ट करेंगी और देखते हैं कि उनकी आंखों ने क्या देखा। किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। बताइएगा इस वक्त क्या हालात हैं, आपकी आंखों से क्या क्या गुजरा? जी बिल्कुल निम्रा, इस वक्त हम जनाब कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर मीडिया सेंटर जो है वो भी कायम किया गया है। इस वक्त ग्लोबल मीडिया हमें जहाँ पर दिखाई देता है। इस वक्त ना सिर्फ इस्लामाबाद जो है यहाँ पर इस वक्त उसके अंदर तमाम नज़रें मौजूद हैं, बल्कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो तमाम तर नज़र जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर है कि आखिर यूएस और ईरान के जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो उसकी क्या सूरत हाल बनने जा रही है। इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और हम भी जहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं, कवरेज कर रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो इंटरनेशनल है वो मौजूद है और पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो भी दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बात की जाए तो वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। ओवरऑल आज हमने सुबह से देखा, सबसे पहले शटल बस सर्विस के ज़रिए जो तमाम सहाफ़ी हैं उन्हें जहाँ पर लाया गया और जहाँ पर जो इंतज़ामात हैं ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं और मुज़ाकरात को लेकर एक जो पॉजिटिव इमेज है वो भी सामने आ रहा है। इन मुज़ाकरात के अंदर ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ अब्सा कोमल जो हैं वो भी मौजूद हैं, बड़ी गहरी नज़र रखती हैं पॉलिटिक्स पे। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही हैं इन मुज़ाकरात को लेकर। अब्सा, आप भी जहाँ पर इन हिस्टोरिकल जो मुज़ाकरात हैं उनको देख रही हैं, क्या लगता है ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट ओवरऑल जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है उसको आप कैसे देख रही हैं? जी, बहुत ज़बरदस्त किरदार पाकिस्तान ने अदा किया जिसकी आज दुनिया मोतरफ़ है। हम देख रहे हैं अपने लाइफ टाइम में पहली बार कि पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है एज अ पीस मेकर, वरना बड़ी ट्रबलिंग किस्म की खबरें सिक्योरिटी से रिलेटेड दीगर हवालों से पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनती थी। सो मैं अपने लाइफ टाइम में पहली बार देख रही हूँ कि आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक इतनी बड़ी तादाद में लोकल और इंटरनेशनल मीडिया इन अहम तरीन टॉक्स को कवर करने के लिए आया हुआ है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही हैं, और यकीनन ना सिर्फ खत्ते का बल्कि दुनिया भर के अमन का मुस्तकबिल जो है वो इन टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान का एक सालिस का किरदार, एक पैगाम रसान का किरदार और एक ज़िम्मेदार और बाएतमाद है, काबिल एतमाद है दोनों फरीकैन के लिए पाकिस्तान बतौर एक सालिस। आई थिंक ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की सिफारतकारी की। बहुत सालों से ये डिमांड थी कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में उभरना चाहिए। पाकिस्तान के लोग जेन्युइनली अमन पसंद लोग हैं क्योंकि हमने कीमत चुकाई है अपने मुल्क में बेअमनी की। सो आई थिंक आज हमारी ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान का जो किरदार है इसको आई थिंक रहती वक्तों तक इसलिए याद रखा जाएगा कि अगर इन दोनों के दरमियान को मुआहिदा हो जाता है और उसका नाम इस्लामाबाद एकॉर्ड होता है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के नाम से होने वाले इस अमन मुआहिदे को, जिससे दुनिया एक जंग अजीम की तरफ जाते हुए जो है वो रुकी है, उसका को बहुत ही कदर की निगाह से देखा जाएगा। आपने इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात की है, हिस्टोरिकली आप इन जो मुज़ाकरात हैं उनको कैसा देख रही हैं? देखिए, जनरेशन को कहा जा रहा है कि जनरेशन इन टॉक्स को याद रखेंगे तो जो मुज़ाकरात सक्सेसफुल होते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका किरदार, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको लीड किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक कोलैबोरेशन हमें नज़र आई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस हवाले से बहुत एक्टिव रहे हैं। फ़ॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की हम बहुत कम जिक्र करते हैं, लेकिन यकीनन ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि आप देखिए तकरीबन जो इन टॉक्स की कंफर्मेशन हुई थी तो वो जो 72 आवर्स थे उसमें एवरी 5 मिनट्स पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दूसरे ममालिक से टेलीफोन पे रब्ता कर रहे थे और मुकम्मल एतमाद का इजहार पाकिस्तान की लीडरशिप को मिला है, खा वो यूरोप हो, मिडल ईस्टर्न ममालिक हों या फिर ख़ुद ईरान और अमेरिका हों। सो आई थिंक जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उन्होंने इसको बड़ा डिस्क्रीट रखते हुए, बड़ा खुफिया रखते हुए, बड़े मैं समझती हूँ ज़िम्मेदाराना अंदाज में इस मामले को आगे बढ़ाया है। सो उनके रोल की न सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया पे भी बहुत तारीफ हो रही है। बिल्कुल, अब्सा के तसलात जो थे वो आपने सुने। इसके साथ साथ अब हम आपकी
बाद जो है एक और सीनियर जर्नलिस्ट जो इस्लाम आबाद के अंदर उनका एक बड़ा नाम समझा जाता है, उनकी तज्जिए की बड़ी एक कदर की निगाह से उनको देखा जाता है। इस वक्त हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब भी मौजूद हैं। सर, आप इन मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं? इन मुज़ाकरात की मुस्बत पेशरफ्त आपको किस हद तक दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान जो साथी का किरदार पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अदा करने की कोशिश की है, जो मुस्तकिल आर्जी जो जंग बंदी हुई है, क्या वो मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जा सकती है? देखें किरण, मैंने ना 3:18 पे अपने एक्सप्रेस में कहा था कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात पे आमने सामने बिठा दिया दोनों को, और अभी ये मेरे पास ईरानी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो कह रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में, अमेरिका और ईरान में, मुज़ाकरात अब एक्सपर्ट लेवल पे चले गए हैं, जिसमें इकनॉमिक, मिलिट्री, लीगल और न्यूक्लियर कमेटीज़ ज्वाइन हो गई हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि जो 3 बजे से मुज़ाकरात जारी हैं उसमें नमाज का वक्फा भी आया है और खाना शाना भी हो गया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं उस एलामिया का। जिस तरह ये एक्सटेंड हो रहे हैं, हो सकता है ये कल चले जाएं और हो सकता है कि हमें एक एलामिया मिल जाए कि नेक्स्ट हम कहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और 15 दिन से हम ज़्यादा ले जाएँ इस बात को। मेरे ख्याल में हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि इस्लामाबाद ने जो कहा था वो कर दिखाया है कि हमारी ज़िम्मेदार क़यादत ने ये फ़ैसला किया, कोशिश की, हमारे साथ दोस्त ममालिक शामिल हुए, उनका एतमाद, फिर तेहरान और वाशिंगटन का एतमाद, उसका नतीजा इस्लामाबाद अकॉर्ड की सूरत में मेरे ख्याल में आने वाला है। आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि देखिए बाकी ममालिक जो हैं इस वक्त मिडल ईस्ट के, वो तो अमेरिका के अलायंस थे, लेकिन रशिया और चाइना जो हैं वो हरीफ ममालिक में आ रहे थे। तो पाकिस्तान के अलावा आपको लगता है कि जिस सालसी का किरदार जो बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान ने अदा किया, क्या इसके अलावा किसी और मुल्क पे दोनों ममालिक जो हैं वो ये वाला एतमाद कर सकते थे? देखें, पहले ओमान पे किया तो चूँकि तेहरान का उस पर था और ईरान, अमेरिका को मसला नहीं था, लेकिन हुआ ये कि वहाँ बैठे हुए बमबारी करती। तो बड़ा पाकिस्तान के लिए एक ऐसा इशू था ये कि अगर यहाँ पे भी यही हो जाता है, यहाँ पे लोगों ने इशूज उठाए कि पता नहीं इसराइल क्या कर देगा। तो एक तो हमने वहाँ पे असैसिनेशन की कोशिश को नाकाम बनवाया अमेरिका को बता के कि आप ईरानी क़यादत जो मुज़ाकरात में उसके साथ हरकत ना करें। फिर अब आते हुए हम उनकी सिक्योरिटी के साथ लाए और हमें कोई किसी दुनिया ने एक उंगली नहीं उठाई कि यहाँ पे ईरान के ऊपर उनकी क़यादत पे इसराइल अटैक कर सकता है, जो उसने कतर में किया। हमास के जो लोग आए हुए थे और ईरान के अंदर बैठ के हमास वालों को मारा। तमाम जो दुनिया का मीडिया है वो भी मौजूद रहा, और जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी भी स्टिल हो रहे हैं, उनका मुस्बत नताइज निकलने के ज़्यादा जो है वो नताइज हैं। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो किरण। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं जी, और मुझे मेरे फेलो एंकर मखदूम शहाबुद्दीन ने भी ज्वाइन किया मीडिया सेल से ही। मखदूम शहाबुद्दीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शहाब, आप मुझे बताइएगा आज की जो तफसीलात हैं, पूरा दिन जो डेवलपमेंट्स हुई और अभी का क्या माहौल है? जी देखिए, इस वक्त ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये पीस एफर्ट्स में अपना किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने जिस तरह से डिप्लोमेटिकली अपना रोल प्ले किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान ये मैच जीत चुका था। देखिए, हमारा काम ये था कि हम ये जंग रुकवाएं, हमने 2 हफ्ते के लिए ये जंग रुकवाई, हमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एफर्ट्स की वजह से जो नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले ओमान ने भी मुज़ाकरात करवाए थे हालिया जंग से पहले, लेकिन वो इनडायरेक्ट टॉक्स थी। उन टॉक्स के अंदर जो है वो दोनों फरीक़ैन आमने सामने नहीं बैठे थे। ओमान के मीडिएटर्स पहले एक कमरे में जाते थे जहां पर अमेरिका का वफ्द होता था, फिर उनकी बात ईरान के वफ्द के पास लेकर आते थे। लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, इन इस्लामाबाद टॉक्स में जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, इनमें अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हमने देखे हैं। और सिचुएशन जो है वो बहुत इस वक्त जारी बात है कि डामाडोल तो होती है जब मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान इसमें एक फातिह के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान का रोल जो है उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। और पाकिस्तान ने पहले तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से JD वैंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द मिला, फिर ईरानी वफ्द जो है वो ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं कलिबाफ, उनकी क़यादत में मिला। उसके बाद फिर इवन अब ये कन्फर्मेशन आई है कि ट्राइलेटरल मुज़ाकरात, जिनमें बराह रास्त दोनों फ़रीक़ैन को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी
मौजूद हैं और वो आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ जेडी वैंस हैं, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं, दूसरी जानिब कलिबाफ और अब्बास इराक़ची हैं, और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी इस वक्त एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस दौरान जाहिर बात है, देखें जंग जब होती है ना तो हर नुक्ते पे डाइवर्जेंसी होती है, बातचीत ख़त्म हो चुकी होती है, बातचीत में से कोई बात नहीं निकल रही होती, मुज़ाकरात फेल हो चुके होते हैं तो जंग होती है। और इतनी बड़ी जंग जिसमें ईरान ने इतना नुकसान उठाया, अमेरिका का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा, ये जंग तो फिर जाहिर बात है कि इस वक्त बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं, और ये जंग इस सारे मामले के अंदर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ये वो जंग है जिससे पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही थी। अब इस जंग के अंदर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तो ये है कि पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन को मनाया कि, और ऐन उस मौके पर जब ये जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी, जब अमेरिका एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहा था, जब अमेरिका ये कह रहा था कि एक पूरी तहजीब ख़त्म हो जाएगी, और ईरान ने भी उसके आगे सरेंडर नहीं किया, ईरान कह रहा था फिर हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। तो इस सब में ये याद रखिएगा कि दोनों फरीकैन का जंगबंदी करके इस्लामाबाद में आ ही जाना, ये इस जानिब एक इशारा तो है। एक बात की कन्फर्मेशन तो हो जाती है कि जो दोनों फरीकैन हैं वो जंग से अब निकलना चाहते हैं, ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई। सेकेंडली, इसमें देखें प्री कंडीशंस थी ईरान की दो, और ईरान ने ये भी बात सामने रखी कि हमारी ये दोनों प्री कंडीशंस जो हैं ये मीट होनी चाहिए, तभी हम जो हैं वो इन मुज़ाकरात में बैठेंगे। एक था कि ईरान के असासे जो मुंजमद हैं, जो फ्रीज़ हुए एसेट्स हैं, उन्हें अनफ्रीज़ किया जाए, और दूसरा ये कि लबनान में मुकम्मल सीज़ फायर हो। अच्छा, अब इस हवाले से भी बात सामने आ रही है कि पार्शली अमरीका ईरान के एसेट्स को अनफ्रीज़ करने के हवाले से भी कदम उठा रहा है। लबनान में जो जंग बंदी है उसके हवाले से भी ईरान को यकीन दहानी कराई गई है। अब ईरान की भी कुछ रेड लाइंस हैं, ईरान ने भी अपने कुछ नुकात रखने हैं। वैसे तो अमेरिका के 15 नुकात और ईरान के 10 नुकात में डाइवर्जेंस है, किसी एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज नहीं कर रहे, और यही पाकिस्तान का चैलेंज और कमाल है, होने जा रहा है कि पाकिस्तान इन्हें कम से कम एक नुक्ते पे लाए। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि एक तो एक डिक्लेरेशन आ सकती है जिसमें बुनियादी फंडामेंटल्स जो हैं उनके ऊपर इत्तफाक कर लिया जाए, और वैसे तो वो कहते हैं ना कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, आओ के इख्तलाफ राय पर इत्तफाक कर लें। तो अगर फंडामेंटल्स और बुनियादी नुकात के ऊपर इत्तफाक राय कर लिया जाता है, फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय कर लिया जाता है, तो फिर टेक्निकलिटीज़ के लिए तो फिर टेक्निकल लेवल पर जो डिस्कशंस हैं वो होंगी, जिसमें फिर उन फील्ड्स के, मैरीटाइम नेविगेशन के, और फिर चाहे वो यूरेनियम एनरिचमेंट है या बाकी मामलात के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे। लेकिन इनिशियल ये चीज़ है कि बहुत से मामलात के ऊपर इत्तफाक होना। सेकेंडली, इसमें इवन ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो 2 हफ्ते की जंग बंदी की एक तलवार लटक रही है, इस जंग बंदी को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। सेकेंडली, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद है, 150 सहाफ़ी जो हैं वो पूरी दुनिया के अहम तरीन ममालिक से यहाँ पर आए हैं, और टॉप जर्नलिस्ट्स और टॉप मीडिया चैनल्स, और यहाँ पर बल्कि एक मीडिया मॉनिटरिंग वॉल है, उसमें अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो सुबह से लेकर शाम तक कोई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट जो है उसने इस्लामाबाद टॉक्स के अलावा कोई दूसरी खबर चलाई ही नहीं, यानी आज इसके अलावा कोई और डिस्कशन हो ही नहीं रही थी। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डेवलपमेंट एवर, दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ एवर। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये अहम हैं, ये गेम चेंजर हैं, ये मंजरनामा तब्दील करेंगी, और इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से इमर्ज हुआ है, पाकिस्तान जिस तरह से अपनी फतह के झंडे गाड़ रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है उसने अपना लोहा मनवाया। और सूफी बरकत अली की बात याद आती है कि एक वक्त आएगा अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे, हम शायद वही दौर जो है उसे विटनेस कर रहे हैं। और ये सब कुछ पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं, और फिर मार्का हक में जो पाकिस्तान की कामयाबी थी, हमने डेटरेंस एस्टैब्लिश की, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है उसमें पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की, और अब दुनिया के पीस के लिए इतनी बड़ी जंग बंदी करवा दी, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो 365 दिनों में पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क नहीं हासिल कर पाया आज तक तारीख में। सेकेंडली, कोई मुल्क ऐसी पोजीशन भी नहीं इंजॉय करता जिसमें आप अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो, चीन आपके पलड़े में अपना वजन रख दे, ईरान के लिए आप काबिल कबूल हो, अमेरिका और गल्फ़ के लिए आप काबिल, सब के लिए आप एक ऐसे काबिल कबूल फरीक के तौर पर सामने आए। तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर स्टेट होना पड़ता है, जो पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि इन मुज़ाकरात में से जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किए हैं कुछ बहुत अच्छा निकल कर सामने आएगा। जी ओके, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो मखदूम शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमारे रिपोर्टर्स भी, हमारे फेलो एंकर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं। मीडिया सेल में ही तमाम तर मीडिया मौजूद है। आज की न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।